Yes. क्या रहता है वो? It's like forces. इट्स लाइक Forces. फोर्सेस, Forces. Force. फोर्सेस, अच्छा। हाँ, फोर्स इज टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर है ही है फोर्स, लेकिन फोर्स नहीं होता है वो। तो डेफिनेशन वेक्टर क्या होता है ना, कोई भी इफ अ फिजिकल क्वांटिटी, देखो, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, उसके पास तो पहले खुद का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, कोई फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड है खुद का, और तीन चीजें होना चाहिए, हैज अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होना चाहिए। इट शुड ओबे, सेकेंड है इट शुड ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? No idea. अरे बाबा आइडिया है, गेट आइडिया है आपको, आइडिया ऐसा नहीं है, नहीं है करके। कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए प्लस बी कैन बी रिटन एज बी प्लस ए, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। 1+2 कैन बी रिटन Oh, एज 2+1, ठीक है उसको। तो ये वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मैं समझा तो इसका क्या मीनिंग है, पहले लिख लो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओबेज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ऑफ एडिशन, तो ये पैरेललोग्राम क्या होता है, ये लॉ ऑफ क्या होता है, वो सब आगे आएंगे। तो बेसिकली वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे फोर्स मैटर करता है, फोर्स कहाँ लगा रहे हो आप, जैसे इधर आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स एरो से रिप्रेजेंट किया आपने ऐसे, तो ये एरो से इसलिए रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है आपको क्योंकि आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है कि इस ब्लॉक पे कहाँ फोर्स लग रहा है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वैसे ही वेलोसिटी भी yeah. वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही। आप मान लो फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लगा रहे हो आप, इस बॉक्स पे 10 न्यूटन लग रहा है, इतना मालूम है आपको, है ना, इस बॉक्स पे या इस ब्लॉक पे। अब कहाँ से लग रहा है वो नहीं पता है, अगर यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से लग रहा है, तो हमें डायरेक्शन मैटर करता है, जहां उसको फोर्स लगेगा वो उस तरफ मूव करेगा, सही है। Sorry. अगर स्मूथ सरफेस है तो जहां फोर्स, तो फोर्स के लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ फोर्स लग रहा है बोल देना काफी नहीं है। अ, सही बात है। एक ब्लॉक है, उसको यहाँ पर आपने एक वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी धक्का मारे 8 मीटर पर सेकेंड से, Yeah. और यहां से आपने 2 मीटर पर सेकेंड से धक्का मारे आपने अपोजिट, तो एट द लास्ट, तो देखो ये 8 मीटर पर सेकेंड है ना, तो मैं इसको, इसका जो एरो रिप्रेजेंट करूंगा ना, थोड़ा बड़ा रिप्रेजेंट करूंगा। इसकी जो लेंथ है वो आपको बताएंगी, एरो का रिप्रेजेंटेशन की जो लेंथ है वो बताएंगी मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है वो बताएंगा आपको डायरेक्शन। तो हम इसका, मैंने देखो लेंथ छोटा रखा, Yes. तो अभी वेलोसिटी इसको कहा दे रहे इंपॉर्टेंट था, इधर 8 दे रहा हूँ, इधर 2 दे रहा हूँ, तो दिस इज ऑब्वियस कि ये कहीं ना कहीं फाइनल इधर मिलेगा मेरे को। फाइनल कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा? Right. राइट जाएगा, और राइट कितना जाएगा? 6 meters हाँ, per 8 - 2 6 जाएगा, राइट। तो अब वो कहाँ जा रहा है वो बताना है आपको, इतना मालूम है 6 मीटर पर सेकेंड जाएगा, तो वो कहाँ, वो भी एरो से बताऊंगा मैं, कि एक वेक्टर मुझे बताना पड़ेगा, कि वेक्टर बना के मुझे बताना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन में जा रहा है।
तो बेसिकली वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन मास, सॉरी, विच कंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। Okay. और दो दो चीजें और है। एक तो ये तो पहले बता दिया स्पेसिफाइड, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है वेक्टर। But then it's different for different directions, right? हाँ हाँ, हर डायरेक्शन का एक वेक्टर है, इन्फिनिट डायरेक्शन इन्फिनिट वेक्टर्स। अब वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये लिख लिए 3 पॉइंट्स। Yes. तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लिखो। ऐसे करते हैं, टिंग, ये तो हमें पता ही है। जहाँ से स्टार्ट होता है टेल, जहाँ पर एंड होता है हेड, Hey. और जो लेंथ होती है वो होती है वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन अपना एरो बता देता है। मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए वेक्टर, इसको नाम दे देंगे ए वेक्टर है या बी वेक्टर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिख लो। पहली बात, ये वेक्टर है ना, मतलब आप मूव कर सकते हो, मतलब इफ अ वेक्टर, फ्री वेक्टर होते हैं, इज डिस्प्लेस्ड, जगह से उनको चेंज किया अगर आप, डिस्प्लेस पैरेलल, लेकिन चेंज करते वक्त उसको पैरेलल रखना है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मैं बता दो क्या मतलब है इसका, पैरेलल टू इटसेल्फ, इट डज नॉट चेंज, वेक्टर सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, मतलब म्हणजे काय मैं बता दो, मराठी आती है तुमको? Yes. मुझसे तो अच्छी आती है, मुझे सिर्फ एक ही वर्ड आता है, म्हणजे काय, Yeah. म्हणजे काय। तो देखो ये जैसे वेक्टर है ए वेक्टर, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, अब इसका ट्रांजिशन कर रहा हूँ मैं, जगह से इसको बदल रहा हूँ, अरे ठीक है, डिस्प्लेस कर रहा हूँ मैं। तो मान लो मैं इसको उठा के इधर लेके चले गया, लेकिन मैंने ना उसको, उसका डायरेक्शन सेम ही रखा और लेंथ भी सेम रखा। तो ये जो बी वेक्टर, नया वेक्टर जो है ना, Yeah. ये दोनों वेक्टर सेम ही वेक्टर है, मतलब वेक्टर को आप इधर उधर मूव कर सकते हो। Okay. वेक्टर को मूव करने से वेक्टर चेंज नहीं होते, वो सेम ही वेक्टर रहता है। वेक्टर चेंज कब होगा, जब डायरेक्शन चेंज हो जाए या तो लेंथ चेंज हो जाए, लेकिन वो एज इट इज है, डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो वो सेम वेक्टर है। By length you mean magnitude. हाँ हाँ, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, राइट। तो ठीक है, और इसमें और क्या रहता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल जो रहता है ना, हमेशा हम ऐसे निकालेंगे, दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल, ये एंगल रहता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो दोनों की जो टेल है वो ज्वाइंट होना चाहिए, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो इसमें बात क्या है ना, कि जनरली मान लो कि दो वेक्टर पड़े हैं ऐसे, एक इधर पड़ा है और एक कुछ इधर पड़ा है। तो ये दो वेक्टर्स है, आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो आप क्या करोगे, जो टेल है ना इनके, इनको ज्वाइन कर दोगे पहले, और इनको मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे कि पैरेलल ही रहे और मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, तो वेक्टर तो सेम ही रह गए। तो ये उनका एंगल है, ये एंगल है उनके बीच में। अगर मान लो मैं ऐसा एग्जांपल ले लूँ, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और आपको मैं दे दूं उन ये बीच में एंगल 30 है,
तो मुझे बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 30 है क्या? I don't think so. हो है ही क्या नहीं? कंडीशन क्या है? टेल दोनों के जुड़े हुए हैं क्या? टेल जुड़े हैं क्या? नहीं. तो आप क्या करोगे, ये इसको इधर ला लोगे, ये जो एंगल है ना ये इनके बीच में है। या तो समझे ना, ये 30 तो उनके बीच में एंगल नहीं हो गया है, टेल को ज्वाइंट करके जो मिल रहा है वो एंगल है। 30 आप लिख दोगे 30 एंगल है तो गलत हो जाएंगे बात। दैट टेल शुड Okay. ज्वाइंट, दैट इनिशियल पॉइंट शुड बी सेम, शुरू जिससे हो रहा है। ठीक है, इसका ध्यान देंगे वैसे हम लोग। लिख लो, लिख लिए? Yes. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल कब रहेंगे? When they are equal in magnitude and direction. करेक्ट, लिख लो, when they are equal in magnitude and direction। एंगल तो बता दिया मैंने। अच्छा, वो एंगल में ना, एंगल हमेशा 0 से पाई के बीच में होता है, उधर ऊपर में लिख लो, मतलब पाई इज 180, 180 से बड़ा नहीं होगा। देखो बात, देखो ये दो एंगल है, ये अभी 180 छोटे है ना, Yes. अब इसको आप और खींचोगे, थोड़ा बढ़ते आ रहा है, Yeah. और खींचोगे तो बढ़ के ऐसे हो गया, हाँ, उल्टा एंगल आ तो गया. 180 से बड़ा हो गया क्या? नहीं, नहीं. हम नीचे से गिन लेंगे, समझे ना, घुमा के नहीं गिनेंगे। हाँ, तो एंगल विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 टू पाई, 0 टू 180। Unit vector. Unit vector is a vector of magnitude 1. Is a vector of magnitude 1 with no units. इसका डायरेक्शन, उस डायरेक्शन, ये ना क्यों काम में आता है मालूम? ये सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन करने काम में आता है, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिनोटेड बाय ए कैप। ये छोटू सा कैप लगा देते हैं इस पे, तो कैपिटल ए कैप। तो मान लो एक ए वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर, ये एक वेक्टर है बड़ा सा, इसकी लेंथ है Yeah. 4, तो उसका यूनिट वेक्टर ये छोटू सा पीस हो जाएगा, जिसकी लेंथ 1 रहेगी, लेकिन डायरेक्शन वो ए वेक्टर का ही रहेगा। समझे आप? Um. यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1। तो आपको देखो, यूनिट वेक्टर मिल गया ना, तो आपको डायरेक्शन मिल जाता है, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। तो ए कैप यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसको निकालते कैसे, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो मॉड ऑफ ए, ये जो दो लाइन बना दिया ना, इसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है, आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो लॉजिकली सोचोगे, अगर कोई चीज है, कोई है, फातिमा हो ना तुम? Yes. हाँ, अगर कोई चीज है, उसको उसके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे रहे हो, तो बचेगा क्या? 1 बचेगा ना, मैग्नीट्यूड 1 ही बचेगा। हाँ. हाँ, तो यूनिट वेक्टर ऐसे निकलता है।
तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाता है और रह जाता है डायरेक्शन, है ना। So ऐसे I didn't get it. So direction is one specific direction, or is it according to the unit vector given? डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो इन्फिनिट वेक्टर का एक डायरेक्शन हो सकता है, ये सब वेक्टर का डायरेक्शन सेम, क्योंकि लेंथ अलग है, वेक्टर अलग अलग है, क्योंकि लेंथ अलग अलग है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यूनिट वेक्टर अपने को ये बता देता है कि वो कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो एक टुकड़ा यूनिट वेक्टर अपने को इतना बता देता है कहाँ जा रहा है, वो डायरेक्शन देता है बस। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको क्रिएट अ वेक्टर, एक वेक्टर बनाओ ऑफ मैग्नीट्यूड 4 अलोंग, किसके अलोंग, एक वेक्टर ए वेक्टर के अलोंग, ए कैप के अलोंग एक वेक्टर क्रिएट करो, तो आप बोलोगे ए कैप में है ना मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, ए कैप में सिर्फ डायरेक्शन है और आपको मैग्नीट्यूड 4 बनाना है, तो आप इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रहेगी ना visual representation. सॉरी सॉरी, There will be a diagrammatic representation of unit vector. हाँ यूनिट वेक्टर का डायग्रामेटिक, हाँ वो सिर्फ है ना क्या रहेगा मैग्नीट्यूड, ये देखो जिस तरह से बता रहा था, अगर कोई वेक्टर ए उसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो यूनिट वेक्टर जो रहेगा ये इतना सा टुकड़ा रहेगा उसका 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, तो वो कहीं भी बना सकते हो क्योंकि फ्री वेक्टर है वो, ये भी हो सकता है। बस मेन बात क्या है, उसका डायरेक्शन इनके अलॉन्ग ये, जो ए वेक्टर है उसके अलॉन्ग ये, तो हाँ, तो देखो ये नीचे का एग्जांपल समझा, क्रिएट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 अलोंग ए कैप, ए यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग, तो यूनिट वेक्टर ने क्या सिर्फ डायरेक्शन दिया है और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 4 ए कैप का मैग्नीट्यूड 4 है क्योंकि ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन ए कैप का है। हाँ, okay. जेई मैथ्स में ना ये वेक्टर 3D बहुत बड़ा चैप्टर है, 12th में पढ़ेंगे। लेकिन पूरा फिजिक्स ही वेक्टर पे चलते हैं। अब देखो ये यूनिट वेक्टर जो होते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, कहाँ निकला है, बाहर निकला है, अंदर नहीं है, बाहर निकला है जेड, जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, एक्स वाई एक्सिस मिलके एक प्लेन मिल गया है, एक प्लेन मिला है, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, समझ में आ रहा है? अरे अरे नहीं, अरे अरे आया नहीं, रुको समझेगा। जेड एक्सिस, कभी जेड एक्सिस को देखा सुना है इसके बारे में? नहीं, like only in orbitals मैंने सुना. ये देखो, ये पेन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों मिलके ये प्लेन में कोई भी चीज़ है तो एक्स वाई एक्सिस के प्लेन में है। अब जो जेड एक्सिस है ना, पेन होना चाहिए, वो निकल रहा है बाहर, 3 डायमेंशन, इस तरह से बाहर निकला हुआ है। और तो एक्स वाई प्लेन से 2D बनेगा और जेड एक्सिस बाहर निकला है उसके, तो हम 2D डायग्राम में बताना है ना हमको, तो 3D डायग्राम बना ही सकते हैं हम। तो इमेजिन करो जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, बाहर निकला है वो। तो अगर मुझे कोई वेक्टर बताना है कि वो अलोंग एक्स एक्सिस है और उसकी लेंथ 2 है और वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस है, तो मैं इस वेक्टर को बोलूंगा 2i कैप। जो आई कैप है ना, समझने की कोशिश करो, आई कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, आई कैप लिख दिया, मतलब वो एक यूनिट वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन देता है। तो अगर मुझे एक वेक्टर बनाना है जिसका डायरेक्शन 4 या 5 वो जो भी है,
लेकिन उसका एरो इधर दे दिया है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो उसको नाम दे दूंगा मैं फाई आई कैप है। ओके। ओके, तो सिमिलरली जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड, सॉरी वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर, पॉजिटिव साइड। हाँ पॉजिटिव, राइट, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, वाई का पर है बाबा, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग, कितना लिखना पड़ता है यार, हाँ जेड एक्सिस। तो देखो, तो मान लो अगर कोई इसके अलोंग जा रहा है, तो मैंने एरो बनाया, देखो नीचे बनाया, और इसकी लेंथ दे दी आपको 4, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस वेक्टर को? माइनस साइड। राइट राइट, सही जवाब, -4 जे कैप। डायरेक्शन उल्टी करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए वेक्टर अगर ऐसा है तो माइनस ए वेक्टर सेम वेक्टर है जो पैरेलल टू ए वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो ये वेक्टर्स को क्या कहते हैं मानो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अलाइक भी कहते हैं, अनलाइक, अनलाइक सॉरी। तो आपने सही बोले, सही बात थी वो, कि वो माइनस जे वैसे ही बाहर अगर निकल रहा है वेक्टर, एक्स वाई प्लेन को छोड़ के बाहर बाहर जा रहा है अलोंग जेड एक्सिस ऐसे, या और उसकी लेंथ अगर 3 है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वही -3 z कैप। ये पॉजिटिव के अलोंग है ना, बाहर पॉजिटिव है, एरो बाहर है, अच्छा तो 3 3 के कैप, क्योंकि के। के कैप था, समझे ना, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। चलो लिखो इसको, दिस आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। रियल वर्ल्ड तो 3D है ना। या ठीक है, लिखो नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब दो वेक्टर को ऐड कैसे करें? वेक्टर तो अपने स्केलर नहीं, स्केलर मतलब पता है ना, जो जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। या नो डायरेक्शंस। स्केलर, हाँ स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना बड़ा आसान है ना, 2 + 3 खत्म। हम्म। अब लेकिन वेक्टर्स को ऐड करना मतलब थोड़ा टीडियस जॉब है, तो इसमें पहले आप, अल्टरनेट वेक्टर होगा। हम्म ट्रायंगल लॉ, इसके लिए दो लॉ दिए हुए जो हम यूज करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा एक, और एक होगा पैरेलल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जो उसकी बात कर रहा था। अब ये दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कि दो वेक्टर कहीं तो पड़े हुए, इधर पड़ा है, अब आपको इनको ऐड करना है। तो बेसिकली ये ऐसा है कि a+b विल बी द रिजल्टेंट, मतलब एक चीज है, उस पे आपने Yeah. अ, So can उस, I tell you, it's like you'll make a tail connection. हाँ वो तो एंगल निकाल लेंगे आपको, राइट है, वो टेल टू टेल वाला जो है, आप सही बोल रहे हो, Yeah. वो लेकिन पैरेललोग्राम लॉ का है। इसमें क्या करते हैं हम ना, Head to इसका tail. हेड इसके टेल से बनाते हैं। तो मैं तो अपने रफ लैंग्वेज में बोलता हूँ, फ्लो मेंटेन करते हैं, फ्लो, ठीक है, फ्लो मेंटेन क्या करते हैं, करते? फ्लो मेंटेन कर रहे हैं, देखो फ्लो जा रहा है, तो ठीक Oh. है। तो अगर ऐसा कर दिए तो लास्ट में जो हमारा ये, इसको, इसके इसके हेड, इसके टेल को
जिस जो सेकंड वाला है उसके हेड से मल्टीप्लाई ज्वाइन कर लेते, तो ये जो वेक्टर मिलता है ये वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्ट। हाँ, तो एडिशन हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए के टेल को, सॉरी ए के, हाँ ए के टेल को बी के हेड को ज्वाइन कर दोगे आप। मतलब अगर मान लो ये एक वेक्टर ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, चलो इसको बड़ा कर दो, तो ये एक हो गया। आप क्या करोगे, पहले इनको ज्वाइन करवा दोगे कि वेक्टर तो फ्री वेक्टर है, कहीं भी जाए, मूवेबल है वो, डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो इधर ला दिया। अब क्या होगा, रिजल्टेंट मेरा ये होगा, रेनबो कलर पेन वाला। तो ये रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और हमें पता है भाई वेक्टर तो कम्यूटेटिव होता है, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर द सेम थिंग। या हाँ, देखो इसमें ना एक आप सोच सकते हो कि सर हमने इसको इधर से ज्वाइन कर दी, हमने क्या किया, इसका हेड इसके टेल से ज्वाइन कर दिए, लेकिन इसकी जगह में अगर मुझे तो मेन फ्लो मेंटेन करना है ना, तो मैं बी को ऐसी रखती, और ए हाँ को नहीं यार, फ्लो मेंटेन करने के लिए तो यही करना पड़ेगा यार, और कोई तरीका तो नहीं नजर आ रही, ये इसमें तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो फाइनल आपको थर्ड साइड मिल रहा है वो उसका आपका रिजल्टेंट रहेगा। तो जैसे अभी अभी 15-20 है ना, मतलब इसको समझा देता हूँ मैं। एक काम करो, इसको नहीं समझाता हूँ मैं, उसको समझाता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ को यूज वही करते हैं हम। मतलब 15-20 वेक्टर, 15 तो नहीं, इतने तो नहीं बना पाऊंगा मैं, 3 वेक्टर पड़े ऐसे कुछ तो भी, अब इनको ऐड करना है तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, तो वही आप लोग वही कहानी दोहराएंगे हम लोग, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, इनको ज्वाइन कर दिया, फ्लो मेंटेन करना है भाई, और लास्ट में जो शुरुआत वाला था उसका हेड लेके इसके टेल से मिला देंगे। ओह माय गॉड, तो ये जो मिलेगा ये क्या रहेगा, अरे बोलो बोलो, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर्स। चलो गुड, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। मतलब मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा है नहीं, तुम समझ गए, लेकिन यस। स्टेटमेंट है जी, हाँ तो ऐसा स्टेटमेंट वो जो भी छोड़ो यार, स्टेटमेंट ट्रायंगल बनाते हैं, स्टेटमेंट से जैसे पढ़ लेना। तो मैं ना पैराग्राफ नाम के स्टेटमेंट से लिखा देता हूँ, क्योंकि यूज वही करते हैं हम। हटा दूं, हटा दो। हट गया। अब नेक्स्ट लिखो, पैरा ले लो, क्या ले लो, पैरा ले लो ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा देखो, इसमें इसके थोड़ा प्यार मोहब्बत से लिख लेते पॉइंट्स। पहला, अरेंज वेक्टर्स सच दैट, वहां से उत्तर लिख दो, फ्लो मेंटेन होना चाहिए फ्लो मेंटेन वाला उसमें था, इसमें फ्लो मेंटेन वाला नहीं है। इसमें फ्लो मेंटेन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वहां तो वहां लिख दो कि मतलब अंग्रेजी में लिख लो तुम, कनेक्ट वन वेक्टर हेड विद द टेल ऑफ दैट वेक्टर। मेरा फ्लो मेंटेन वाला ज्यादा इजी है। सेकंड, कंसिडर देम एज साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ड्रॉ डायगोनल
from The first statement I think is a bit incomplete since you've written arrange vectors such that they are coincide. हाँ राइट, सही जवाब। टेल्स लिखना भूल गया मैं। इसे कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। Sahi jawab as if that was a question. ड्रॉ डायगोनल फ्रॉम पॉइंट वेयर टेल्स कोइंसाइड। ये सब बोरिंग बातें लिख लो, मैं बता दो क्या है ये। दो वेक्टर है, एक वेक्टर है बी वेक्टर और यहाँ पर है ए वेक्टर। एक कहीं तो पढ़े, पहला काम इसको पकड़ के लाओ और दोनों के टेल्स को इंसाइड कर लो। फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा इधर, एंगल वाला फंडा है इधर। एंगल के लिए भी हम लोग टेल को इंसाइड करते थे, है ना। तो आपने कर दी, बताओ ना, लिखना हो गया ना। I have a question. Like if two vectors are supposed to be put like this in a parallelogram type of angle, they cannot extend beyond a certain degree, na? नहीं, उसमें क्या होता है ना, देखिए जैसे कि a प्लस बी प्लस सी की बात कर रहे हो ना, तो उसमें क्या होगा, मैं a प्लस बी आप पहले निकाल लोगे, उससे उसका रिजल्ट मिलेगा, उसको फिर एक नया पैरेललोग्राम बनाओगे सी के साथ, फिर वो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। Oh. इस तरह से वर्क Also, करना। angle between B and A should not exceed certain angle. हाँ वो तो 180 डिग्री है ना, वो एक्सीड की बात नहीं है। एक्सीड नहीं होता, वो एक्सीड हो ही नहीं सकता कभी। मतलब ये एंगल See, what अगर, if in दोनों के बीच में angle is 170 degree? How will you make a parallelogram? हाँ हो जाएगा, डोंट वरी ऐशा। अरे इसका इसका ही नहीं बनाया मैंने अभी, तो पहले तो इसको तो बना दो, बन जाएगा पैरेललोग्राम, डोंट वरी। Okay. चलो यहाँ पर आते हैं, पहले इसको तो बना लो सिंपल वाले को, उसका ही बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, ये जो ए वेक्टर है उसके पैरेलल एक वेक्टर बनाते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, Yeah. और इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये भी इक्वल वेक्टर, वेक्टर डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। अब ये पैरेललोग्राम इस तरह से कंप्लीट करते हैं हम। अब जैसे ही पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ तो ये टेल, ये इस तरह से एक डायगोनल बना देते हैं, और ये जो डायगोनल होता है ना, ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे हम कहते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। Okay. वो भी जो लास्ट में ए प्लस वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये भी रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो ये ना, ये समझने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए आसान है। एक बॉक्स है, उस पर आपने लगाया इधर 5 न्यूटन, और आपने इधर लगाए कुछ तो भी सीधा ही लगा देते 4 न्यूटन। तो ये जाएगा कहाँ, क्या 5 की तरफ जाएगा कि 4 की तरफ जाएगा? 5. चार तो 4 की तरफ जाएगा ही नहीं, मतलब जाएगा थोड़ा बहुत बट थोड़ा बहुत जाएंगे ना, थोड़ा ज्यादातर 5 की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। हाँ. यस, तो वही हुआ। इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, 5 की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बना देता हूँ, बड़ी, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और ये जो है ये इस तरह से जाएगा, थोड़ा 5 की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा रिजल्टेंट। तो इसका जो नेट मूवमेंट है, मूवमेंट, वो इस एरो के अलाउंग होगा। will be equal to both these vectors. हाँ हाँ, ये तो मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके हमको डायरेक्शन भी इंक्लूड करना पड़ेंगे। इसको लिख देता हूँ मैं, फाई ए कैप 4j cap, then we have included the direction also, so this will be phi cap plus 4j cap, this will be the resultant। मतलब ये इसके अलॉन्ग ऐसे जाएगा। तो ये देखो एक काफी ऑब्वियस बात समझने के लिए, आप कोई चीज को इधर खींच रहे हो कुछ कुछ न्यूटन से, और कोई आपके साथ इधर खींच रहा है, कोई दूसरा बंदा, और तो उसका यहाँ से रस्सी से खींच रहे हो ऐसे, तो ये तो इसका मूवमेंट ऐसे होता है ना, ये जो डायरेक्शन है ये क्या है,
ये पैरेललोग्राम लॉ है, फाइनल डायरेक्शन इन दोनों के वजह से उन दोनों का रिजल्टेंट, समझ रहे हो? Yeah. ओके लिखो उसको, है ना? तो ये, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर का मॉड विल बी इक्वल टू रूट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा. ये थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. Okay. आप पूछे इसका प्रूफ? प्रूफ मत दो, एग्जाम में पूछेंगे क्या? नहीं नहीं पूछेंगे, अरे छोड़ो. छोड़ो फिर. लेकिन इसका प्रूफ मैं तब बताऊंगा 12th में, वेक्टर मैथ्स में पढ़ेंगे. अभी ये टूल्स है ना, ये सिर्फ हमको यूज करने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे. जैसे कि क्वेश्चन अगर बना दें हम कि इफ अ फोर्स of 5 Newton is applied towards east and 5, अच्छा आंसर लाने के लिए 5 को हटा दूँ क्या? तो ठीक है जो आंसर आया है. एंड 4 Newton is applied towards north, then the resultant force on the block would be, then the magnitude लिख दो, डायरेक्शन. Triangle law में what do? We do parallelogram. हाँ हाँ Sorry. हाँ 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 राइट. रुको मैं बता दो एक मिनट. हाँ, सही सवाल है. सही है सही है सही है. देखो बात क्या है ना, ये पैरेललोग्राम ही है, मतलब सॉरी ये ट्रायंगल लॉ ही है. इसमें क्या हुआ, ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर बी वेक्टर लिया था. अब मैंने सिमिलर वेक्टर इधर खींच के ला लिया, तो देखो फ्लो मेंटेन हो गया इसका. हाँ. तो ये जो है ये बना नया, वो ए प्लस बी बनेगा ना, क्योंकि ये ए के आप हेड से ज्वाइन कर दिए, बी के टेल थे, तो ए प्लस बी रहेगा. वेक्टर ट्रायंगल लॉ से भी वही मिलता है. एक्चुअल में ट्रायंगल और पैरेललोग्राम एक तरीके से सेम ही है दोनों. ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है. लेकिन ये कैसे है ना, थोड़ा अपने को यूज करने के लिए आसान है ना, विजुअलाइजेशन के लिए आसान है कि एक ही ब्लॉक पे अलग अलग फोर्स के डायरेक्शन डाल दूंगे आप, तो डायरेक्ट हम पैरेललोग्राम बना के अपना डायरेक्शन मिल जाएगा. Okay. हो गया लिखना ऊपर का, ये क्वेश्चन ट्राई करो. हाँ.
हुआ क्या? हम्म हम्म, सॉल्व करूँ? आंसर है। मैं पूछ रही, सॉल्व करूँ क्या? हाँ, तो इसमें पूछने क्या है? अच्छा। And how do I know? अच्छा, theta will be 90 degrees. यस। Cos 90 is 0. यस, इसे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना पड़ा। हाँ। ये किधर जा रहा है? टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट इधर ही बनाते ना, क्या वेस्ट रहता है इधर? अब गलत लिख रहे हो, ईस्ट इधर आता है, वेस्ट इधर। लगा ना, फीलिंग, गट फीलिंग बोल दी मेरी, मैंने कुछ तो गड़बड़ की है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसके अलोंग है, तो ये जो वेक्टर है ईस्ट के अलोंग है, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है इसका, और ये वेस्ट के अलोंग है, डायरेक्शन भी दे दिया है 4 न्यूटन। तो ये हमें हमें फाइनली ये मिलेगा, और हमने इसको रट्टा मार के बैठा है, ये मैग्नीट्यूड ही दिया है। तो मॉड आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ये फॉर्मूला बना बना यार, वापस क्यों लिखो, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर cos प्लस थीटा तो 0 टू। पूरा। हाँ हाँ, सही जवाब, सही जवाब। cos 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन बोथ द फोर्सेस इज 90 डिग्री, एंड फोर्सेस आर द वेक्टर। तो 4 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर और 16 प्लस 25 41, और cos 90 इज इक्वल टू 0, तो वैनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Sir, show me how to do the triangle वाला। ट्रायंगल वाले का ट्रायंगल वाले का रिजल्ट ये रहेगा ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको इधर शिफ्ट कर दे रहे हो, तो ये ट्रायंगल बन गया, ये रहेगा। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, इसका सेम रहेगा। वैसे ये तो बाई चांस 90 डिग्री है, तो दिख भी रहा है। But what is फाइव the स्क्वायर प्लस formula फोर for स्क्वायर डायरेक्ट triangle? ये मिल जाएगा, ये तो ऐसे ही मिल जा रहा है, देखो, क्योंकि 90 डिग्री बोल के सिंपल हो गया, तो पैरेललोग्राम बना ही और रेक्टेंगल बन गया। लेकिन तुमको अरे ट्रायंगल से करना नहीं है कुछ, ट्रायंगल वाले से भी हो गया है, ये देखो ना, इसको इधर शिफ्ट कर दिया आपने। I don't know how to solve triangle। Triangular कैसे solve करूं? नहीं, इस ट्रायंगल का भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही रहेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन, एक ही रिजल्टेंट देंगे, अलग अलग नहीं देंगे, क्योंकि दोनों यूनिक ही मिलेगा ना आंसर, एक ही डायरेक्शन मिलेगा ना फाइनल, अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग डायरेक्शन थोड़ी मिलेगा, और अलग अलग मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा, मैग्नीट्यूड का ट्रायंगल का फॉर्मूला भी यही रहेगा। Oh, इसको कोसाइन रूल से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, चलो, कोसाइन रूल लिखे थे ना हमने ट्रिगोनोमेट्री में। yeah, we did right. चलो, फर्स्ट पॉइंट, अभी देखो मुझे बताओ, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है? Sorry? कॉस थीटा है ना, -1 से 1 लाई करता है, ठीक है, रेंज वो हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा ये लोग है ना, -1 से 1 लाई करते हैं लोग, तो Yeah, एक ही that अच्छा पता है, गुड। तो ये मॉड आर, ये जो मैग्नेट रिजल्टेंट का मैग्नेट मैक्सिमम कब होगा, जब ये लोग तो फिक्स है, ये कॉस थीटा वेरिएबल है, अलग अलग थीटा पे अलग अलग कॉस की वैल्यू देगा, तो yeah, कॉस थीटा ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, विच इज 1। 0। हाँ, थीटा इज 0, Yeah, थीटा इज 0 डिग्री, तो जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे अपने, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, तो जनरली है ना बुक्स में ना ए बी यूज कर लेंगे, मतलब मॉड ए बार बार लिखने की जगह, मतलब ए लिख दिए मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, बी लिख दिए मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, और वेक्टर डाल दिए मतलब वेक्टर की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का रूट। आंसर क्या आता है इसका, जल्दी बताओ।
आंसर है प्लस बी। नहीं, और मॉडुलस मॉडुलस पढ़ने बाद हाँ, लेकिन इधर ठीक है, ये पॉजिटिव ही आता है क्योंकि बाई चांस ए भी पॉजिटिव है, ए इज मैग्नेट, बी इज मैग्नेट, तो सम ऑफ द मैग्नेट विल बी पॉजिटिव, इसलिए मॉड की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉड आता है, वो हट गया। खैर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए प्लस बी। तो आप देख सकते हो कि दो चीज है, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे, 5 प्लस, तो डायरेक्ट आप 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन कर दोगे ना, और आपको डायरेक्ट 9 न्यूटन मिल जाएगा। अगर आपका थीटा 0 है तो आपका वेक्टर के बीच में एंगल भी 0 है, पैरेलल है वो लोग। तो ये जो पैरेललोग्राम है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट इधर मिलते रह रहा है, ये मिल रहा है। जब ये धीरे 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 बी नजदीक आते रहेगा, इनका रिजल्टेंट लेंथ बढ़ती रहेंगी, और जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो डायरेक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि एक ही साइड में अगर दोनों फोर्स जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, 5 न्यूटन और 4 न्यूटन में जो आंसर आता है √41, √41 इज नियरली 6 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर देखो मैक्सिमम मिलेगा 9। तो मतलब क्या होगा, ऑब्वियस है, लॉजिकली भी लग रहा है ना, दोनों आप कोई चीज को, दोनों को एक डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लेगा। आप अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो तो फोर्स पे मैक्सिमम नहीं लेगा, कुछ तो भी लगेगा रिजल्टेंट के अलाउंग, जो कि मैक्सिमम नहीं होगा। तो थीटा इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम देता है। वैसे ही कॉस थीटा अगर -1 हो गया तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा -1 से 1 लाई करता है, तो मॉड आर मिनिमम मिल जाएगा हमको, क्योंकि ये इसने मिनिमम वैल्यू ले लिया, इसने मैक्सिमम वैल्यू लिया तो मैक्सिमम मिल गया था, अब cos थीटा मिनिमम वैल्यू लेगा तो मिनिमम मिल जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्योंकि cos थीटा इज -1। तो आप देख सकते हो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी है, तो इधर मॉड लेना जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं a बड़ा है कि b बड़ा है ना, मॉड लेना पड़ेगा इधर, जो भी बड़ा है या आंसर आंसर शुड बी पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर एक 5 न्यूटन इधर लगा रहा हूँ, उसी पे मैं इधर 4 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो आंसर वुड बी 1 न्यूटन, है ना, विच इज 5 - 4। तो ये कब होगा, ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री रहेगा, तो मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा अपने को। ओके। ओके, तो ऑब्वियस है, वैसे अगर सेम डायरेक्शन में तो मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो मिनिमम मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑलमोस्ट नहीं, अपोजिट। अगर ऑलमोस्ट रहा तो भी कुछ वैल्यू मिलेंगी जो वह 1 से बड़ी रहेंगी, इस एग्जाम्पल में। या अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट है तो 1 मिला, जो कि मिनिमम है। अगर थोड़ा ऑलमोस्ट अपोजिट रहेगा, जैसे ये है और ये है, तो आपको कुछ ना कुछ इसका पैरेललोग्राम बना लेंगे आप, ये ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। ये जो लेंथ है ये मिनिमम छोटी मिलेगी, तो लेकिन मिनिमम नहीं मिलेगी। मिनिमम वुड बी व्हेन cos थीटा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हम cos थीटा को मिनिमम पुट करेंगे तो ही मिनिमम मिलेगा ना, वो 0 पे, वो 180 पे ही होता है, तो अपोजिट पे ही मिनिमम मिलेगा, और सेम पे पॉजिटिव एडिशन होगा, जो कि मैक्सिमम मिलेगा, डायरेक्ट एडिशन। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसको। अगर वैसे ही है ना, थीटा अगर 90 रहा तो वो हाइपोटेन्यूस बन जाता है। यस। हम्म, तो रिजल्टेंट डायरेक्टली आप इसको रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, अगर थीटा 90 डिग्री रहा तो कॉस तो 0 हो जाता है, तो ये डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, और कुछ ये हमने क्वेश्चन भी कर लिया। यस। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ में ये ए वेक्टर था, मान लो ये बी वेक्टर है, दो वेक्टर है, हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया और ये हमें मिला आर वेक्टर। तो ये जो है
ये जो है ये एंगल क्या रहेगा बोल रहा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ फाई करके। ठीक है, क्योंकि मैंने ए और बी के बीच के एंगल को थीटा माना हो, तो इसको नया नाम दे रहा हूँ फाई। इसको फाई बोलते हैं, PHI शायद स्पेलिंग है, ग्रीक लेटर है सब। तो इसका इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ फटाफट। देखो, ये ये लेंथ, ये ए वेक्टर है, तो ये लेंथ हो जाएगी ए, मान लेते ये लेंथ ए हो जाएगी, कैपिटल ए वेक्टर है, तो ये लेंथ हो जाएंगी ए। और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, इस पे कंस्ट्रक्शन किया, इसको एक्सटेंड करके ये परपेंडिकुलर डाला हूँ। तो ये एंगल अगर थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, तो ये एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। ये दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है ना, समझा क्या? देखो ये जो है, ये दोनों एंगल थीटा थीटा सेम रहेंगे। ये थीटा बीच का, ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ये भी थीटा ही रहेगा। ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है ये, और दो पैरेलल लाइन से ये पैरेललोग्राम के, तो ये एंगल सेम होते हैं, राइट? Yeah. तो ये लेंथ आर है, और हमें निकालना है फाई। तो बेसिकली मेरे को देखो, ये जो है टेन फाई निकालना है, तो मैं अगर इसको नामकरण कर दूं, कुछ ABCD कुछ नाम दे दूं इनको, इसको मैं P, जो भी नाम, POMN, ये नाम दे दिया मैंने। ये MN है, ये BM, तो ये N अगर है, तो ये देखो, ये जो लेंथ है, ये लेंथ B थी, तो ये भी B हो जाएंगी लेंथ, राइट? क्योंकि पैरेललोग्राम है। अब ये B अगर है, तो मुझे ये साइड चाहिए, तो मैं इसको अगर x मान लूँ और इसको y मान लूँ, तो मैं इस ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में अगर साइन थीटा लगा दूँ, तो साइन थीटा क्या मिलेगा, अपोजिट अपॉन b, तो x विल बी b साइन थीटा। वैसे कॉस थीटा लगा दूँ मैं एडजेसेंट, जो कि y इस ट्रायंगल में, y अपॉन b, तो y क्या हो जाएगा, b कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, x विल बी b साइन थीटा, और y विल बी b कॉस थीटा। तो बेसिकली वापस से डायग्राम Didn't बना। understand, please. अरे वंटाई की पब्लिक, ये देखो, ये r वेक्टर है, इसको, इसकी लेंथ r है, इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ भी b है, इसकी लेंथ a है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाले, ये अगर थीटा है, तो ये भी थीटा है। तो ये थीटा अगर है इस ट्रायंगल में, इस लेंथ को मैं x मान लूँ, यहाँ पर मैंने वही किया था, x मान लूँ, तो cos थीटा विल बी, और इसको ये y मान लो, तो cos थीटा विल बी y अपॉन b। देखो इस ट्रायंगल के लिए, एडजेसेंट साइड अपॉन Cos हाइपोटेनियस, theta will be y upon अपोजिट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, adjacent upon hypotenuse. Yes. और sin थीटा विल, तो यहाँ से क्या मिल गया, y आपको b cos थीटा मिल गया। वैसे ही sin थीटा लगाओ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, X तो v x b sin थीटा मिल गया। तो ये जो है बेसिकली, ये मैं हटा रहा हूँ इसको, तो ये जो मिला है, ये जो लेंथ मुझे मिली है, आप साइड में लिख लेना, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा इज इसके लिए x बाई बी, और ये y बाई बी, तो यहाँ से आपको x और y मिल गए। तो ये जो लेंथ है, ये x क्या मिल गया मुझे, b साइन थीटा, और ये लेंथ क्या मिल गया मुझे, b कॉस थीटा। ठीक है, ये यहाँ तक। तो अब देखो, ये हमें एंगल निकालना है साई। तो ये ट्रायंगल जो येलो वाला देखो, ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। yes. हाँ, तो मुझे बोलो टेन साई क्या हो जाएगा, टेन फाई, सॉरी टेन फाई क्या हो जाएगा।
अपोजिट साइड जो कि बी साइन थीटा है Yeah. अपॉन एडजेसेंट साइड जो कि ए प्लस बी कॉस थीटा है। Yeah. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टेन साई इक्वल टू दिस, इसको ऐसे भी लिखा रहेगा टेन फाई इक्वल टू दिस, ऐसा भी लिखा रहेगा फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। Okay. So this is the angle between the resultant vector and the a vector। एक साइड, कोई एक साइड a वेक्टर का साइड था ये। So, phi equals to 10 inverse of this. हाँ वो रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो इसका टेन फाई, फाई एक ऐसा एंगल है जिसका टेन लेने पे ये मिलेगा, तो एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि मान लो, चलो ये बताया नहीं था शायद, साइन थीटा अगर मान लो 1 है तो थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है पाई बाई 2 होता है, 90 होता है पता है, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब ये थीटा क्या रहेगा, अगर क्या एंगल होना चाहिए कि साइन आंसर 1 दे, ऐसा मतलब होता है इसका, बस एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, इसको याद रखो ऐसे।